ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मीन्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है। मीन्स इस पूरे को सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में सेक आ रहा है, टेन आ रहा है, कॉसेक आ रहा है, कॉस आ रहा है, साइन आ रहा है, कॉट भी आ रहा है, मतलब सारी चीज़ें आ रही हैं। एक काम करते हैं, जब सभी चीज़ें आ रही हैं तो इसको इस तरीके से कुछ करो कि जिससे कम से कम टर्म में ये आ जाए। एक काम करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं। तो जैसे लिखा है सेक थीटा, सेक थीटा बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, सही है। प्लस टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, 1 अपॉन साइन थीटा। ब्रैकेट में बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा, इसको एज इट इज लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, ये होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब इसको सॉल्व कर, देखिए इतने में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर इसका भी कॉस थीटा, इसका भी कॉस थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया ना, इनटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया, अपॉन ये 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इतना पहले अलग लिख लो, इनटू इधर ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सही है ना, ठीक। अब इसको देखो, ये a प्लस बी, ए माइनस बी बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और ये भी आ रहा है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो अपॉन वाली चीज़ इसको मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिख देंगे, तो इनटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये लिख देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये देखो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इससे ये कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल होके ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कॉस थीटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। बस तो यही करना था इस क्वेश्चन में, क्या करना था कि बस हमें इस पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर लेना था, साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक करके बस इस तरीके से सॉल्व करना था। फिर से एक बार देख लो, जहाँ पर सेक थीटा लिखा वहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा था मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज लिख दिया, फिर लिखा था कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया, कॉसेक थीटा की जगह माइनस कॉस, कॉट थीटा क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। इसके बाद सॉल्व किया तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये एक साथ लिख लिया, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस डिवाइड वाली चीज़ को मल्टीप्लाई में लिख दिया तो उल्टा करके लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख दिया। इससे ये कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा ऊपर का कैंसिल, तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा था, नीचे कॉस थीटा था, एक कॉस थीटा बचा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। After allowing a discount of 10% on the market price of an article, it is sold for rupees 360. Had the discount not been given, the profit would have been 25%. What is the cost price of the article? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उस आर्टिकल पर लिखा हुआ है, अंकित मूल्य पर जब 10% की छूट दी जाती है तो 360 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। क्लियर है? तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो बच्चों, जो भी एमआरपी थी, एमआरपी हम लोग लेट कर लेते हैं, एमआरपी हमारी क्या है, एक्स है। एमआरपी क्या है बच्चों, एक्स। एमआरपी अगर एक्स है, अब 10% इस पर छूट दी गई है, मीन्स जो भी एमआरपी है उसका 90% पर सेल किया गया है, तो एक्स का 90%, एक्स इंटू 90 अपॉन 100, तब ये चीज़ कितने में सेल हो रही है बच्चों, 360 रुपये में। क्लियर है ना? तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 से डिवाइड किया 4 इंटू 100, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 400। मतलब उस चीज़ की एमआरपी क्या थी, 400 रुपये। मतलब उस चीज़ पर कितना लिखा गया था, 400 रुपये, 400 रुपये लिखा था। अब कह रहा है अगर डिस्काउंट ना दिया जाता, छूट ना दी जाती, मतलब 400 लिखा था और 400 में ही दी जाती, तब 25% का क्या होता, प्रॉफिट होता। इसका मतलब ये जो 400 रुपये हैं ये 125% के बराबर होंगे। भाई 100% किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस होती है और 25% का उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो 400 रुपये हैं वो 125% के बराबर हैं। तो 400 को जब 125 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1% की वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये निकालना है। 25 चौको 100, 25 5 से डिवाइड किया बच्चों, कितना आ गया, 80। 80 इंटू 4 कितना हो गया, 320 रुपये। मीन्स उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 320 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आएगा, 320 रुपये। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान भी क्वेश्चन है। हमने क्या काम किया है, एमआरपी हमने मान लिया है एक्स है, और एमआरपी जो भी थी उसका 10% छूट पर दी जा रही, मतलब 10% कम पे दिया जा रहा है। 100% कोई भी चीज़ अपने आप में होती है, 10% छूट दी गई मतलब 90% पर दिया जा रहा है। जितना भी लिखा था उसका 90%, तो x का 90%, 90/100 हो गया। तो ये चीज़ कितने में बिक रही थी, 360 रुपये। मीन्स x का 90% कितने के बराबर है, 360 के। तो x इंटू 90 अपॉन 100 इक्वल 360। 90 से इसको डिवाइड किया, 4 आया, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। मतलब x की वैल्यू क्या है, 400। मतलब उस चीज़ पर एक्चुअल में कितना लिखा गया था, 400 रुपये। अब कह रहा है अगर छूट ना दी जाती, मतलब 400 रुपये लिखा था तो 400 रुपये में ही इसको बेचा जाता। ठीक है ना? तो 400 रुपये में जब बेचा जाता तो कह रहा 25% का लाभ होता। मतलब 400 रुपये जो हैं वो 125% के बराबर होंगे। भाई 25% लाभ भी मिल रहा है, 100% चीज़ की कॉस्ट प्राइस होती, 25% लाभ तो 125%। तो 400 रुपये कितने के बराबर, 125% के। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस क्या होती है, 100%। तो 400 को 125 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया। 25 चौको 100, 25 पंच 125, 5 से डिवाइड किया तो 80, 80 इंटू 4 320 रुपये। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 320 रुपये, है ना? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The ratio of the incomes of A and B is 2:3 and that of their expenditure is 1:2. If 90% of B's expenditure is equal to income of A, then what is the ratio of the savings of A and B? बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन। A और B की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि B के व्यय का 90% A की आय के बराबर है तो A और B की बचत का अनुपात कितना है। चलो देखो,
बच्चों ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो 2 और 3 है। तो बात अगर हम पहले इनकम की करें, है ना, तो ए की इनकम कितनी है 2x, तो बी की इनकम कितनी है 3x, है ना। 2 और 3 का रेशियो है, मतलब ए की इनकम अगर 2x है तो बी की इनकम 3x है। और उनके खर्चों का अनुपात क्या है 1:2। अब हम खर्च की बात, एक्सपेंस की बात करें, है ना, तो 1:2 है, मतलब ए का खर्च अगर y है तो b का खर्च क्या है 2y है। क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ 90% ऑफ बी's एक्सपेंडिचर, b के खर्च का 90% a की इनकम के बराबर है, तो b का खर्च कितना है 2y का 90%, 90/100, ये किसके बराबर है a की आय के, और a की आय कितनी है 2x। बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9y = 10x, 9y = 10x। तो इससे x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 9y/10, 9y/10, x की वैल्यू क्या आ गई 9y/10। तो अब कह रहे हैं ए और बी की बचत का अनुपात। अब ए की बचत क्या होगी बताओ। अच्छा, ए की इनकम है 2x और खर्च करता है y, 2x कमाता है y खर्च कर देता है, तो इसकी बचत कितनी होगी 2x - y, ये ए की बचत हो गई। बी की बचत क्या होगी, बी 3x कमाता है 2y खर्च करता है, तो 3x - 2y ये हो गया, है ना। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल क्या हो जाएगा 10x/9, 10x/9, 10x/9। तो यहाँ पर 2x तो ऐसे लिख दिया और y की जगह क्या हो गया 10x/9, 10x/9 ये हो गया, अपॉन 3x - 2y, तो 2 × 10 20x/9, 20x/9 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18x - 10x, 8x/9, और इधर क्या आ जाएगा 9 त्रिका 27x - 20, 27 - 20 7x/9 हो गया। तो 9 से 9 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 8:7 आ जाएगा। और 8:7 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 8:7। बहुत बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है, ए और बी की इनकम का जो अनुपात दिया था 2 और 3 दिया था, मतलब ए की इनकम अगर 2x है, बी की इनकम है 3x। फिर खर्चों का अनुपात 1:2 दिया था, मीन्स ए का खर्च अगर y है तो बी का खर्च कितना है 2y है। फिर एक कंडीशन लगाई गई थी कि बी का जो खर्च है उसका 90% ए की इनकम के बराबर है, तो बी का खर्च कितना है 2y, इसका 90% 90/100 ये ए की इनकम के बराबर है। ए की इनकम क्या है 2x = 2x। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 9y/10 या y की वैल्यू 10x/9 आ गई। तो कह रहा है ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, तो ए की बचत क्या होगी, ए 2x कमाता है उसमें से y खर्च कर देता है, तो बचा कितना होगा 2x - y, 2x - y ये ए की बचत हो गई। बी की बचत क्या हो जाएगी 3x - 2y ये हो गया। अब यहाँ पर बस x की वैल्यू रख दी गई, जहाँ पर y था वहाँ x के टर्म में लिख दिया गया। तो ये 2x तो ऐसे लिखा रहा, y की जगह 10x/9 हो गया, ये 3x ऐसे लिखा रहा 2y, तो y की वैल्यू क्या है 10x/9 है, तो 2y की वैल्यू 20x/9 हो जाएगी। वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया और इस तरीके से आंसर आ गया 8:7। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल at loss of 8%. Had he sold it at a gain of 10.5%, he would have received ₹37 more. What is the cost price of the article? बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, यदि उसने वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता है तो ₹37 अधिक मिलते। इधर देखो बच्चों, जैसे ये चीज़ की प्राइस है, ये प्राइस है, इधर हम 8% लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस को हमेशा माइनस में लिखते हैं।
इधर 10.5 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर बताओ क्या होगा, 10.5 माइनस का 8 कितना हो गया, 18.5। भाई माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 18.5% आ रहा है डिफरेंस। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 18.5% आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस क्या है, 37 रुपये अधिक मिलते हैं, अधिक मिलना है या उससे कम मिलना है, ये डिफरेंस ही तो होता है। मीन्स ये जो 37 रुपीज़ हैं वो 18.5% के बराबर है। तो 37 को जब आप 18.5 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। अगर 1% की वैल्यू ये है तो उस चीज़ की कॉस्ट प्राइस मतलब 100% की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड कर लो। 18.5 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली 2 आ जाएगा। 100 × 2 कितना आ जाएगा, 200 रुपये। मीन्स उस चीज़ की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई, 200 रुपये। और 200 किस इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। इधर 8% का लॉस हो रहा था, उधर 10.5% का प्रॉफिट हो रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 10.5 माइनस इधर -8। भाई लॉस को हमेशा माइनस में लिखते हैं, प्रॉफिट को हमेशा प्लस में लिखते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कैसे आएगा, ऐसे ही तो आएगा, इस तरीके से, है ना। तो जब इस तरीके से किया गया तो डिफरेंस कितना आ गया, 18.5। और वैसे डिफरेंस रुपए में देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 37। मतलब 37 जो है वो 18.5% के बराबर है। तो 37 को 18.5 से डिवाइड कर दिया तो 1% की वैल्यू आ गई। तो 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 2 आएगी तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DI The given bar graph presents the target and actual production of AC machines of a factory over 5 months. Study the graph carefully and answer the questions. देखिए ये जो हल्का ब्लू कलर है वो टारगेट दिया गया है, और ये जो डार्क ब्लू कलर है वो दिया गया है एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना था, है ना। जनवरी मंथ का ये दिया है, फरवरी मंथ का ये दिया, मार्च, अप्रैल और ये मई का इस तरीके से दिया है ना। एसी के प्रोडक्शन का ये जो टारगेट है वो यहाँ पे हल्की ब्लू कलर से शो किया गया है, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो डार्क कलर से शो किया गया है। और कौन कौन से मंथ की बात करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। इस पर क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है इस DI का, जनवरी और अप्रैल महीने में AC मशीनों का, जनवरी और अप्रैल महीने में AC मशीनों का संयुक्त लक्ष्य उत्पादन टारगेट प्रोडक्शन, और मार्च एवं अप्रैल महीने में AC मशीनों के संयुक्त वास्तविक उत्पादन का अनुपात क्या था। इसको फिगर लाना पड़ेगा। देखिए क्या है, जनवरी और अप्रैल महीने में AC मशीनों का टारगेट, जनवरी और अप्रैल में AC का टारगेट देखना। जनवरी और अप्रैल में AC का टारगेट, जनवरी और अप्रैल में, जनवरी और अप्रैल में टारगेट, टारगेट का मतलब हल्की। तो यहाँ पर क्या है बच्चों 60, और यहाँ पर क्या है 90, 60 और 90 हो गया, है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर लिख लेंगे, 60 और 90 हो गया, 60 और 90 हो गया। तो 60 + 90 कितना हो जाएगा, 150। फिर इसके बाद क्या करना है, मार्च और अप्रैल महीने में AC का संयुक्त वास्तविक मतलब जो एक्चुअल है, एक्चुअल मार्च और अप्रैल में देखना है, मार्च और अप्रैल में एक्चुअल देखना है। एक्चुअल कौन सा, ये और ये। तो 100 + 80, 100 + 80 हो गया। 100 + 80 कितना हो जाएगा बच्चों, 180, है ना। तो दोनों चीज आ गई। तो क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था। 100 और 180 का अनुपात हमें देखना था। 100 और 80 का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 150 ये आ रहा था, ये 180 आ रहा था। इनका अनुपात क्या होगा, 150, 180। तो 30 × 5 150, 30 × 6 तो 5:6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा, 5:6, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है। ठीक है ना, बस ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 फरवरी, अप्रैल और मई महीने में, फरवरी, अप्रैल और मई महीने में AC मशीनों का कुल लक्ष्य उत्पादन,
फरवरी, अप्रैल और मई महीनों में लक्ष्य उत्पादन पूरे 5 महीनों के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो देखिए फरवरी, अप्रैल और मई में, फरवरी, अप्रैल और मई में देखना है आपको टारगेट, है ना। तो कितना हो जाएगा फरवरी में बच्चों, कितना है फरवरी में टारगेट कितना है 30, और फरवरी में 30 है। अप्रैल में कितना है 90 है, 30 प्लस 90। मई में कितना है 100, कितना हो गया टोटल 90, 30, 120 और 100 220। क्लियर है, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं पूरे 5 महीनों के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन का, पूरे 5 महीनों में एक्चुअल प्रोडक्शन देखना है। पूरे 5 महीनों में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, ये हो जाएगा 70, 50, 100, 80 और 120, 80 और 120। टोटल कितना हो गया 0, 7, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 2, 22, 2, 1, 3, 4, 420। इधर आ रहा है 220, इधर आ रहा है 420। तो कितना परसेंट है ये बताना था, है ना, लगभग कितना परसेंट था। तो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। देखिए ये जो पूछ रहे 220 जो है वो 420 का कितना परसेंट है, 420 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे, 5, 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 22 पंचे 110, 1100 बटे 21 आ जाएगा, है ना। 21 पंचे 105, 5 बचेगा, 21 दूना 42.8 बचेगा, 21 चौको 84, 52.4% के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 52.4% के आसपास आ जाएगा। 52.4 कहीं पे नहीं दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। 220 और इधर कितना हो रहा था 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 2, 22 और उधर 32। सही है। तो ये जो 220 है वो 420 का 52.4 आएगा। इसमें आंसर नहीं दिया है, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अप्रैल महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन 5 महीनों के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। अप्रैल महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन 5 महीनों के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो एसी का हमें देखना है अप्रैल महीने में एक्चुअल, अप्रैल मंथ में एक्चुअल कितना है, अप्रैल मंथ में एक्चुअल है बच्चों कितना 80, और बाकी सब में हमें देखना है टारगेट वाला उसका एवरेज। तो 60, 60, 30, 90, 90 और 80, 170, 170 और 90, 260 और 100, 360, है ना। 360 आ रहा है, उधर कितना आ रहा है 360, ठीक। तो ये क्या पूछा गया था, से कितना प्रतिशत महीने के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक था, है ना। तो ये 360 5 में आया है, तो 5 से डिवाइड करो तो एवरेज कितना आ जाएगा 72, 72 और ये 80 है, तो 80 8 ज़्यादा है कितने से 72 से इंटू क्या कर देंगे 100, तो 8, 9, 72, 100 बटे 9, 100 बटे 9 का मतलब 11/9%, है ना। 11/9%, समझ में आया भाई। देखो अप्रैल मंथ में हमें एक्चुअल देखना, तो अप्रैल में एक्चुअल कितना 80, फिर बाकी में हमें टारगेट देखना था सभी में, तो सभी को हमने ऐड कर लिया, 360 आया उसका एवरेज, तो 5 से डिवाइड कर दिया 72। तो क्वेश्चन ये था जो 80 वो 72 से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है किससे 72 से 80, तो 8 72 से कितना ज़्यादा, तो बेस में क्या आएगा 72 इंटू 100। तो सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से 11/9% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11/9%, ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य उत्पादन से 25% अधिक था। 25% बताना है, 25% अधिक है। देखिए ये 60 है तो ये 70 है, 10 ज़्यादा है, और 10 जो है वो 60 का 25% नहीं होता है। इधर 30 है, ये 50 है, 20 ज़्यादा है, 20 जो है 30 का 25% नहीं होता है। ये 80 है, ये 100, ये हो जाएगा
80 से 100 मतलब 20 ज़्यादा है ना, किससे 80 से, तो देखो एग्जैक्टली 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, 20 चौको 80, 100/4 मतलब 25%। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कहाँ पर आ रहा है, ये मार्च मंथ में आ रहा है। किस में आ रहा है, मार्च मंथ में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, मार्च मंथ, है ना भाई। वहाँ 80 से 100 हो रहा है, 80 से 100 होने का मतलब क्या जा रहा है, 80 से कोई चीज़ अगर 100 हो रही है तो 20 ज़्यादा हो रही है, और 20 जो है वो 80 का कितना है, 1/4, तो 1/4 का मतलब 25% होता है, तो 25% की बात कर रहा था, तो मार्च मंथ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 24 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 25 सेंटीमीटर, इफ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी जी। एक ट्रायंगल है बच्चों इस तरीके से ए बी सी, ये कौन सा ट्रायंगल है, ए बी और ये सी, ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 दिया है, बी सी बराबर 24, बी सी बराबर 24 दिया है, और ए सी बराबर 25 दिया है, ये 25। यदि जी त्रिभुज का केंद्र है तो बी जी की लंबाई क्या होगी। देखिए, अगर आपने पढ़ा हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, अगर किसी एक साइड का स्क्वायर शेष दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। मतलब उस समय जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और यहाँ पर ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है, देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और बचे 2, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करो तो 625 के बराबर हो गया। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है कि ये ट्रायंगल कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री। अब बात समझ में आई। तो जब भी कभी ऐसा मिले पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो हो, मतलब जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर शेष दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का रिजल्ट क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो कह रहे हैं इसमें ये आपका है ए, ये है बी और ये है सी। ए सी ये 25 दिया था, ए बी 7 दिया था, और ये 24 दिया था, है ना। जी त्रिभुज का केंद्रक है, इस त्रिभुज का जो केंद्रक है वो जी है, तो बी जी की लंबाई बतानी है ना। बी जी इस त्रिभुज का केंद्रक है जी, तो जी जो केंद्रक है उसके बी जी की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए इसको ऐसे मिला देते हैं, है ना। इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हमेशा ये मिड पॉइंट आता है, इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी आपका, ये 24 है, ये 7 है, ये 25 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 8/1/3 आ जाएगा। इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा बच्चों, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है और इस त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, केंद्रक इसको ऐसे इसके मिड पॉइंट पर जाता है, और मिड पॉइंट से जब आप इसको मिलाओगे तो ये सिचुएशन बन के आएगी, और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो कितना आ जाता है, 8/2/3। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं।